अभी जबकि हम देख रहे हैं कि अंधत्व का जो प्रतिशत है भारत में काफी ज्यादा है, और अगर अंधत्व को हम समझें तो जो सृष्टि की जो सुंदरता है वो उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जिसके पास दृष्टि नहीं है। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं कि गुलाब का फूल है या पक्षी है, पर अगर किसी को नहीं दिखता तो उसके लिए निरर्थक है। अगर हम अपने आंख में थोड़ी देर के लिए पट्टी बांधें तो जो भी साधन हम सबको दिखते हैं उनका कोई भी महत्व बिना दृष्टि के नहीं। तो जैसा हम सब देख रहे हैं कि एक से एक ऐसे महानुभाव हुए हैं जिनको भले ही विजन नहीं थी, पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने जीवन में और उनको सब जान पाए हैं। तो अगर हम देखते हैं कि 285 मिलियन जो लोग हैं ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और 246 जो है वो उनको लो विजन की वजह से उनको लो विजन एड या इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ रही हैं। तो 80% ऑफ ऑल विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी प्रिवेंटेड और क्योर्ड। अगर भारत की बात करें तो 7.8 मिलियन ब्लाइंड जो लोग हैं वो विजुअली चैलेंज है हमारे पूरे भारत में, और बच्चों में इसका प्रतिशत काफी ज्यादा है। फिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से कि ब्लाइंडनेस है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मोतियाबिंद है, ग्लोकोमा है, डायबिटीज है, वेस्कुलर डिसीज है, एक्सीडेंट है, डिजनरेशन ऑफ ऑकुलर टिश्यू है, और जो लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस में जीरोफ्थैल्मिया है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट है, कंजेनाइटल ग्लोकोमा है, ऑप्टिक एट्रोफी है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कि ब्लाइंडनेस होती है। मेरी आवाज आ रही ना आपको? स्क्रीन को हम छोड़ देते हैं, वैसे ही शुरू कर रहे हैं। जी भाई साहब, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, पर दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट रनिंग। आई एम सॉरी, इसको बाद में देखेंगे। अब अगर कैटरेक्ट की बात करते हैं तो 67.2% ऐसे लोग हैं जिनको की कैटरेक्ट की वजह से ब्लाइंडनेस है, और ये ऐसे लोग हैं जिनको की पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है। 99% जो लोग हैं वो कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस से ठीक हो सकते हैं। कैटरेक्ट अगर किसी को होता है तो फिर कैसे पता चलेगा किसी को कि उसको मोतियाबिंद की तकलीफ है? तो अगर किसी को धुंधला दिखने लगे, स्मोकी, क्योंकि मोतियाबिंद क्या है? क्लाउडिंग ऑफ नेचुरल लेंस। अगर जो आंख के अंदर का जो लेंस है उसके अंदर क्लाउडिंग हो किसी भी वजह से, वजह कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, आपको अगर इंफ्रारेड लाइट से हो सकता है, एक्सरे रेज से हो सकता है, मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकता है, एजिंग प्रोसेस से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है। ऐसे कई कारण हैं। तो अगर कोई बोलता है कि मोतियाबिंद का कोई इलाज क्या किसी दवा से संभव है क्या, कोई कोई किसी तरह की ऐसी कोई आई ड्रॉप है जिससे कि मोतियाबिंद ठीक हो सकता है, तो उसका उत्तर सिर्फ ना है। क्योंकि मोतियाबिंद एक मल्टी फैक्टोरियल डिसीज है जिसके 1000 कारण है। अगर किसी बीमारी का एक कारण रहता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, पर जिस बीमारी का 1000 कारण है उसको किस किस कारण के लिए दवा खोजी जा सकती है, इसलिए उसका कोई उपचार दवा के माध्यम से संभव नहीं है। अब मोतियाबिंद किसी को हो गया है तो कैसे पता करेंगे? तो मोतियाबिंद अगर किसी को हुआ है तो धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, चश्मे का नंबर बार बार बदलने लगेगा, और पास की नजर अच्छी हो जाएगी। जिसको पास के लिए चश्मा लगता था उसको पास का बिना चश्मे के दिखने लगेगा, ऐसे होगा। और चश्मा फ्रिक्वेंटली चेंज होता चला जाएगा। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से नेत्र विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता है। और नेत्र विशेषज्ञ आजकल मोतियाबिंद का बहुत ही
एडवांस टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन के माध्यम से इलाज संभव है। मोतियाबिंद का जो पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें 14 मिलीमीटर का बड़ा लंबा सा एक चीरा लगाया जाता था, उसमें टाँके लगाए जाते थे। फिर मरीज को बोला जाता था कि सीधे लेटे रहना, कोई काम नहीं करना है और आराम ज़्यादा करना है, इस तरह से उसको पट्टी बांधी रखी जाती थी 1-1 महीने तक। तो वो सब समय चला गया। उसके बाद धीरे-धीरे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के में जो अनुसंधान हुआ उसमें फिर फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक आई, जिसमें कि आजकल 2.5 मिलीमीटर का चीरा लगा के और मोतियाबिंद को अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से उसको मथ के सोख लिया जाता है और उसी के अंदर से, उसी एंट्री के अंदर से जो 2.5 मिलीमीटर की है, उसी एंट्री के अंदर से एक फोल्डेबल लेंस जो है वो अंदर आँख के प्रविष्ट करा दिया जाता है। जो फोल्डेबल लेंस है तो आँख के अंदर जाके खुल जाता है। ये अलग-अलग तरह के लेंसेज हैं, मोनोफोकल लेंसेज हैं, बाइफोकल, मल्टीफोकल लेंसेज हैं। किसी को चश्मा नहीं लगाना तो मल्टीफोकल लेंस, इस तरह के कई ऑप्शंस मोतियाबिंद के ऑपरेशन में अब उपलब्ध है। अब एक नई टेक्निक और आ गई, फेमटोसेकंड लेजर ब्लेड फ्री कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें कि जो काम ब्लेड के माध्यम से होता है, ब्लेड के माध्यम से जो चीरा लगाया जाता है, वो चीरे की अब कोई ज़रूरत नहीं है और फेमटोसेकंड लेजर के माध्यम से एक ओपनिंग बनाई जाती है। उसी ओपनिंग के माध्यम से लेयर्स को सेपरेट करके और मोतियाबिंद को फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से उसको मथ के सोख लिया जाता है और फोल्डेबल लेंस जो है वो आँख के अंदर प्रविष्ट कर दिया जाता है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन में अब कोई सावधानी भी नहीं रखना पड़ती। जैसे पहले बोलते थे कि ये करवट नहीं लेना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ड्यूटी पे नहीं जाना है, कंप्यूटर नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, ये सब जो पट्टी मतलब सूचरलेस, बैंडेज फ्री ऐसा कैटरेक्ट सर्जरी होने लगी, जिसमें किसी तरह की पट्टी बांधने की भी जरूरत नहीं है। अब एक ग्लूकोमा करके एक आंख की बीमारी होती है, तो ग्लूकोमा कई लोग बोलते हैं कांचबिंद क्या है। ये ग्लूकोमा है जिसमें कि हम एक कल्पना करें कि एक जैसे हमारे घर के जो ओवरहेड टैंक रहता है उसके अंदर पानी आ रहा है, पर पानी को निकलने का रास्ता कम है, तो किसी एक समय उस टैंक के अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। इसी तरह से हमारी आंख है, उसके अंदर एक्वस यानी आंख के पानी का बनना निरंतर चालू रहता है और उसी पानी के माध्यम से आंख के अंदर के जितने टिश्यू हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है। वो पानी अगर ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो आंख के अंदर ऑप्टिक नर्व रहती है और ऑप्टिक नर्व जो है उसमें प्रेशर बनने लगता है। अगर ऑप्टिक नर्व के ऊपर किसी एक निश्चित समय ज्यादा प्रेशर रहेगा तो फिर प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज होने लगेगी। ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज होगी तो फिर उसके नर्व जो फाइबर डैमेज होते हैं वो परमानेंट डैमेज होता है। वो ऐसे नहीं रहता है कि ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट शुरू कर दो या ग्लूकोमा का ऑपरेशन हो जाए कांचियाबिंद का तो जो नहीं दिखता था वो दिखने लगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें जिस स्टेज में आंख है उसमें उसी स्टेज में उसको रोका जा सकता है। अब ग्लूकोमा के बारे में लोग बोलते हैं कि ग्लूकोमा मोतियाबिंद कांचियाबिंद में क्या अंतर है। तो मोतियाबिंद तो एक ऐसी डिसीज है जिसमें कि लेंस की क्लाउडिंग होती है और ऑपरेशन के बाद पूरे तरीके से मरीज का नजर वापस आ जाता है। पर ग्लूकोमा कांचियाबिंद जो कि आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने से होता है, उसमें जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? तो जैसे मैं आपको कल्पना करके बता रहा था कि एक पानी की टंकी है, उसके अंदर पानी ज्यादा आ रहा है और निकल नहीं पा रहा है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। तो आप कैसे रोक सकते हैं? दवा के माध्यम से जो पानी आंख के अंदर बन रहा है वो कम मात्रा में बने। अगर वो कम मात्रा में बनेगा तो ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर कम रहेगा, तो जो इनफ्लो है वो कम हो जाए। या दूसरा क्या हो सकता है कि इनफ्लो उतना ही रहे, पानी उतना ही आ रहा है, पर उसको ड्रेनेज की चैनल एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी जाए। तो ड्रेनेज की जो चैनल एक्स्ट्रा क्रिएट करते हैं वो उसका ऑपरेट करके करते हैं, एक एक्स्ट्रा विंडो क्रिएट कर देते हैं आंख के अंदर, जिससे कि जो ज्यादा मात्रा में पानी बन रहा है वो ज्यादा मात्रा में ड्रेन होने लगता है। जितना ज्यादा ड्रेन होता जाएगा तो किसी निश्चित समय आंख के अंदर जो प्रेशर है वो कम रहेगा और ऑप्टिक नर्व जो है वो सेव रहेगी।
कांचियाबिंद में क्या सिम्टम्स रहते हैं? कांचियाबिंद में जो सिम्टम्स रहते हैं कि जब आपका सिर भारी हो बार बार, ज्यादातर 40 वर्ष की आयु के बाद होता है, हालांकि कंजेनाइटल ग्लोकोमा भी होता है जो कि बच्चों में होता है। 40 साल के बाद जब भी आप आई चेकअप के लिए जाते हैं कभी किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास, तो आप बोलें कि हमारा आंख का प्रेशर भी देख लीजिए, आंख का प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। ग्लोकोमा का फैमिली हिस्ट्री भी रहता है, अगर मदर फादर को ग्लोकोमा है तो निश्चित रूप से फिर और ध्यान देने की जरूरत है कि आंख का जो प्रेशर है उसको नियमित रूप से 6 महीने या 1 साल में एक बार जांच कराना जरूरी है। तो जब सिर भारी होने लगे, सिर भारी होने के अलावा आंख लाल होने लगती है, आंख में दर्द होने लगता है, दिखने में धुंधलापन आने लगता है, और जो धुंधलापन आता है वो चश्मे से भी ठीक ना हो, अगर ऐसा हो तो समझ लेना चाहिए कि ये ग्लोकोमा की तकलीफ है और नेत्र विशेषज्ञ को सलाह दें तो वो दवा के माध्यम से इसको कंट्रोल करेंगे या फिर इसको ऑपरेशन के माध्यम से ठीक किया जाएगा। एक तीसरी तकलीफ जो आजकल चल रही है वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है? ऑनलाइन स्टडी हो रही है बच्चों की। पहले हम बच्चों से मोबाइल को छुपा के रखते थे कि आपको मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, और डॉक्टर को बोलते थे कि इसको डांटो, इसके हाथ में मोबाइल रहता है। हमारे पास भी लोग लेके आते बच्चों को, किसको आप बोलिए कि ये टीवी बहुत देखता है बच्चा, मोबाइल बहुत खेलता है। अब बच्चों ने मोबाइल अपने हाथ, बच्चे के हाथ में ही दे दिया है क्योंकि उसकी क्लासेस उसके ऊपर लगना है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या हो गया है कि नॉर्मल तौर पे हमारे जो आंख के पलक हैं वो कम से कम 27 बार जो है 1 मिनट में ब्लिंक करते हैं, पर हमको पता नहीं चलता। और वो ब्लिंक जो होता है उसकी वजह से ही हमारे आंख के अंदर के जो आंसू हैं वो सर्कुलेट होते हैं और आंख के अंदर जो है लुब्रिकेशन बना रहता है। पर जब हम मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं और जब हम इंटरनेट के समुद्र में जाते हैं, इंटरनेट सी, उसमें जब जाते हैं तो एक्चुअल में हम जिस काम के लिए इंटरनेट में गए, कंप्यूटर में गए हैं, वो काम छोड़ के दूसरे काम भी लग के हमको पता नहीं चलता, क्योंकि उसके अंदर इतने जल्दी जल्दी फिगर चेंज होते हैं और पिक्चर चेंज होती है कि हमारा ध्यान आंख का पलक झपकना चाहिए इसके तरफ जाता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आंख के अंदर आंख की मसल्स जो है ये दर्द करने लगती है। धीरे धीरे हमारे आंख के अंदर रेडनेस आने लगती है। आंख की मसल्स जब थकने लगती हैं तो सिर में दर्द होने लगता है। सिर में दर्द होता है तो फिर चश्मा लग जाता है। तो ऐसे बच्चे आजकल ज्यादा आ रहे हैं जिनको कि बहुत जल्दी चश्मा लग गया है। एक यूनिट फैमिली में भी एक खासियत रहती है कि दोनों अपने काम में लगे रहते हैं और बच्चे के हाथ में कोई फास्ट फूड का कुछ दे दिया खाने और सामने टीवी चालू कर दिया, कार्टून शो चालू कर दिया और लगातार बच्चा कई घंटों तक उसको देखता है और निश्चित रूप से उसकी आंखों में ड्राई आई सिंड्रोम एक नई बीमारी है जो कंप्यूटर के माध्यम से आ रही है। दूसरा ये कि कंप्यूटर को आप मतलब आपको कैसे रखना चाहिए। तो कंप्यूटर जो लैपटॉप पे जब आप बैठते हैं तो आपको हॉरिजेंटली थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना चाहिए, करीब 30 डिग्री आप उसको नीचे रखें, जिससे कि आपकी जो वर्टिकल कॉलम है, ये जो हड्डी है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेज भी आजकल ऑनलाइन स्टडी की वजह से बहुत ज्यादा देखने में मिल रहे हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या उपाय हो सकता है कि हम इससे बचें? तो एक तो ये है कि जितना जरूरी है उतना हमको इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए। फिर 20-20-20 ये एक फार्मूला है कि हर 20 मिनट के बाद हम 20 फुट दूर का देखें और 20 सेकंड आराम करें, उसके बाद फिर से हम जो है वो कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ये चल नहीं रहा है, मूवी ऐसे कर रहा है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से इस तरह से बचाया जा सकता है। ये जो बीमारियां हैं, जो ऐसी एक्सरसाइज हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं जिनके करने से कि आपकी जो आंख की नियमित एक्सरसाइज हैं, हरी सब्जी है, सलाद है, खाने पीने में अगर मिनरल्स लेंगे तो निश्चित रूप से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से हम बच सकते हैं। कैटरेक्ट का जैसे मैंने आपको बताया 62.6% कैटरेक्ट का इंसिडेंस है। रिफ्रैक्टिव एरर्स 19.70 है। कॉर्निया की ब्लाइंडनेस, जिसके लिए कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान चल रहा है,
वो 0.90% ऐसे लोग हैं जिनको की कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है। ग्लोकोमा की वजह से 5.80% ब्लाइंडनेस है। सर्जिकल जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं आई ऑपरेशन से, उसमें 1.20, पोस्टरी कैप्सूल ओपेसिफिकेशन 0.90, और पोस्टरी सेगमेंट डिसऑर्डर मींस डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिनल पैथोलॉजी की वजह से 4.70% ब्लाइंडनेस है। तो ये जो कारण है इनकी वजह से ब्लाइंडनेस है। फिर इनको कैसे बचा जा सकता है इन बीमारियों से, तो हमको क्या खाना चाहिए? तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, बीटा कैरोटीन है, ल्यूटिन है, जियाजेंथिन है, ऐसे अमीनो एसिड्स वगैरह है जो जरूरी है, जैसे जो 7 सीड्स का बोलते हैं कि 7 चिया सीड वगैरह, ये सब खाने की जरूरत है। फिर आपको विटामिन ए रिच जो हो सकती हैं चीजें, वो खाने की जरूरत है। ओल्ड एज में हम देखते हैं कि एक और कारण रहता है जिसके जो कम दिखने का रहता है, वो है मैकुलर डिजनरेशन। तो कैटरेक्ट सर्जरी तो हो गई, फिर भी साफ नहीं दिख रहा है। तो अब क्यों साफ नहीं दिख रहा है जबकि हमारा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया? तो हो सकता है कि आंख के अंदर मैकुलर डिजनरेशन हो गया, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो गया हो। तो एज में एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन ना हो, इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं? योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन आपके जो डिस्टेंट जो सेल्स हैं उनके अंदर भी जाए और इस तरह की चीज़ों से बचाव हो सके। फिर कई बार हमने देखा कि इंजरी की वजह से भी लोगों को नज़र जो है अपनी खोना पड़ती है। स्पोर्ट्स इंजरी होती है, खासकर गांव में बच्चों को जो एग्रीकल्चर इंजरी होती है उनकी वजह से भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के काफ़ी केसेस देखने को हम सबको मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हार्ट डिसीज़ की वजह से ज़्यादा रिस्क रहती है कि आँख के अंदर भी कुछ समस्या आ सकती है। तो एक ये है कि आपको मॉडरेट सन एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। रोज कम से कम 30 मिनट तक हमको एक्सपोज होना चाहिए सनलाइट से रोज। आई सर्जरी में अभी सब चीज़ें उपलब्ध हैं, सब तरह से आजकल एडवांसमेंट है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है जिससे कि आई के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब जैसे ये आँख का एक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर ये कॉर्निया है, सबसे बाहर की लेयर जो हमको काली दिखती सामने से। ये हमको ब्राउन टिश्यू दिखता है, ये आइरिस है। ये आँख के अंदर का लेंस है। ये यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व। ये आँख का चैम्बर है जिसके अंदर मैं बता रहा था कि कांचेबिंद के समय यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में जब फ्लूइड बनता है और ड्रेनेज नहीं हो पाता, तो ये ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे कि ऑप्टिक नर्व डिजनरेट होती है और ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, या कह सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व सूख जाती है। तो एक ये चैम्बर है, इंटीरियर चैम्बर, जिसमें कि आँख का पानी रहता है, ये विट्रियस है। इस तरह से ये आँख का एक डायग्राम है। तो जैसे कॉमन सिम्टम्स जो बताए थे, ब्लरिंग ऑफ विजन, रेडनेस, पेन, लॉस ऑफ विजन, फोटोफोबिया, डिस्चार्ज, रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में अगर हम जाने तो आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी पास दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, फिर पलक की कोई बीमारी हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, कॉर्नियल डिसऑर्डर हो सकता है, एपिस्क्लेरोसिस, ये कुछ नेत्र की जो दूसरी बीमारियां हैं जिनके अंदर हमको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ये मायोपिया के बारे में हम बात कर रहे थे कि मायोपिया में क्या होता है कि जो लाइट की रेज हैं ये फोकस यहाँ पर होना चाहिए पर इधर हो जा रही हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगाएंगे, जिससे कि ये जो लाइट की रेज है ये यहाँ पर फोकस होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं कि माइनस नंबर का
चश्मा लग गया। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया में हम देखें कि ये पीछे फोकस होने लगती हैं, तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं जिससे कि ये जो लाइट की रेज है ये सामने फोकस होने लगती हैं और चश्मा लगा के व्यक्ति को साफ दिखने लगता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में हम अभी बात कर ही चुके हैं कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है वो काफी ज्यादा आजकल देखने में आ रहा है। जैसा मैंने बताया कि पलक की जो गति है जो उसका वो कम होने लगती है, इसकी वजह से आंख में ड्राइनेस होने लगती है और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाता है। जैसा बताया मैंने कि ये जो है थोड़ा नीचे इसका स्क्रीन रहना चाहिए जिससे कि आपका सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है, ये जो आपकी गर्दन है, ये सीधी रहे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह जैसी चीज़ों से हम बच सकें। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के आजकल 8-8, 10-10 घंटे जो बच्चे कंप्यूटर पे काम करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये तकलीफ देखी जा रही है। तो जैसे मैंने बताया कि हर 20 मिनट के बाद आप 20 फीट दूर देखें और 20 सेकंड का रेस्ट करेंगे तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से आप बच सकते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो आँख को गीला रखते हैं, टीयर आई ड्रॉप्स, टीयर प्रिपरेशन जो मार्केट में अवेलेबल है उनका उपयोग करके भी हम कंप्यूटर विजन से बच सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनकी आँखों में सूखापन, रेडनेस, आँख में ऐसा लगता है जैसे कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, गड़ना, चुभना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी देखा जा रहा है। जैसे बताया कि आप हाइट जो 20 डिग्री बिलो योर आई लेवल, यहाँ पर आपको इस लैपटॉप या कंप्यूटर को रखने की ज़रूरत है। और बीच-बीच में आपको अगर थकावट से बचना है तो 5 मिनट का ब्रेक हर 30 मिनट में लेंगे तो कंप्यूटर विजन से बच सकते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि ड्राइनेस होती है, चुभन होती है, जलन होती है, खुजली होती है, स्क्रैचीनेस रहती है, आँख जो है वो लाइट में जाते हैं तो खुलती नहीं है सूर्य के लाइट में, नज़र धुंधली होने लगती है। जब ऐसा हो तो समझिए कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है और इससे बचने की ज़रूरत है। ये जो ऑयल सिक्रीटिंग जो सेल्स हैं वो सब उनमें भारी डिफेक्ट होता है और उसकी वजह से जितनी मात्रा में टीयर्स बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं और तकलीफ होने लगती है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? चेक योर मेडिकेशन। अगर मान लीजिए कि कोई दवा चल रही है तो दवा के माध्यम से भी कई बार टॉक्सिसिटी होती है और उसकी वजह से भी ड्राई आई होती है। तो उसको आपको मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि ड्राई आई हो रहा है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन में आपको जैसे मैंने बताया कि हरी सब्जी, सलाद और बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं जिसमें कि आपके जो शरीर को जो मिलना चाहिए पोषक तत्व वो नहीं मिल पा रहे हैं तो भी फिर ये ड्राइनेस की काफ़ी ज़्यादा मात्रा देखी जाती है। पॉल्यूशन और इरिटेंट को अवॉइड करना चाहिए और नॉर्मल तौर पे फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 के बाद जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो ड्राई आई के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। और अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तब तो स्पेशल केयर की ज़रूरत है कि जब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं उसके पहले हाथ अच्छे से धोएँ। जब आप घर वापस पहुँचे तो पहले हाथ अच्छे से धोएँ तब कॉन्टैक्ट लेंस निकालें। जल्दबाजी में निकाल के रख दिया और अगले दिन फिर लगाया तो उससे आँख में एलर्जी के काफ़ी चांसेस रहते हैं और फंगल इन्फेक्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल टियर्स जो है वो यूज़ करें, नॉर्मली वो मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड हाइड्रेट एंड ह्यूमिडिटी, हमने देखा है कि जो एसी में काम करते हैं उसमें ड्राइनेस और ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए एसी का डायरेक्शन कभी भी आपकी आँख के ऊपर ना रहे जब आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं। और बीच-बीच में आप इंटेंशनल ब्लिंकिंग करें, ज़ोर से आँख को बंद करें, खोलें, तो उससे भी आप ड्राई आई सिंड्रोम से बच सकते हैं। एक ही आँख की बीमारियों के बारे में बात हुई, अब थोड़ा-सा आई डोनेशन के बारे में बात करते हैं। अ, आँख में क्या दान करते हैं? आँख में आजकल सिर्फ़ ये कॉर्निया निकाला जाता है। पहले आँख का ये पूरा गोला निकाला जाता था। आज से 15 साल पहले कहें तो पूरा आँख का गोला हम लोग निकाल के लेके आते थे, उसको मॉइस्ट चैम्बर में रखते थे
6 घंटे के अंदर निकाल लेते थे और 6 घंटे के अंदर ही किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता रहती थी। और जब अभी जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें सिर्फ ये कॉर्निया निकाला जाता है और यहाँ पर एक प्लास्टिक का बटन लगा देते हैं जिससे कि डेड बॉडी का जो चेहरा है, पहले जब पूरा निकालते थे तो एक गड्ढा सा बन जाता था, आँख पूरी निकलती थी। तो लोग बोलते थे कि आई डोनेट करेंगे तो चेहरा विकृत हो जाएगा, जैसा भगवान ने भेजा वैसे ही जाना चाहिए। पर अभी सिर्फ ये कॉर्निया निकाल के यहाँ पर प्लास्टिक की बटन लगा देते हैं जिससे किसी तरह की कोई विकृति, आँख खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि कॉर्निया लगा हुआ है वो प्लास्टिक बटन की वजह से, और विकृति नहीं आती और कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो ये कॉर्निया तो आपने अभी मैंने बता ही दिया था कि ये जो पोर्शन है सिर्फ ये जो कॉर्निया है इसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो अभी क्या सिनेरियो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में? 1.8 मिलियन कॉर्नियल ब्लाइंड इन इंडिया, आउट ऑफ विच 1 मिलियन आर चिल्ड्रन। इतने ज्यादा संख्या में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हमारे पूरे भारत देश में है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के कारण क्या है? चोट लगने की वजह से, माल न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की शरीर में कमी से, कुपोषण से, इन्फेक्शन से, अगर आंख में कभी कोई इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से कॉर्निया हेजी हो गया, केमिकल बर्न की वजह से, और कंजेनाइटल जो डिसऑर्डर है उनकी वजह से, ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है। तो आई डोनेशन क्या है? आई शुड बी डोनेटेड विद इन 6 to 8 hours ऑफ डेथ। ओनली द कॉर्निया इज यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांट। टोटल रिमूवल टाइम इज अबाउट 15 to 20 मिनट। 15 to 20 मिनट्स भी नहीं लगता, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है कि जिसमें कि कॉर्निया को निकाला जा सकता है। और इसमें ये कोई मतलब एनीबॉडी कैन डोनेट आई, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, डायबिटीज वाला है, कैटरेक्ट ऑपरेशन हो चुका है तो भी आई को डोनेट कर सकता है। आईज आर नॉट ब्रॉट और सोल्ड, क्योंकि कॉर्निया जो है वो तो एक डेड टिश्यू है, ये इसको ना कोई बेचता ना है इसको कोई खरीदता है। और किसी भी धर्म के लोग आई डोनेट कर सकते हैं। उसके साथ 10 cc जो है ब्लड का सैंपल भी लिया जाता है जिससे कि डोनर की जो शरीर में उसके जो इन्वेस्टिगेशन की उसको कोई और दूसरी डिसीज तो नहीं थी ये देखने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर क्या करना चाहिए? हम हमारे आसपास किसी की डेथ हो गई, अब हमारा क्या काम है कि हमको क्या करना चाहिए? तुमको देखना चाहिए अगर पंखा चल रहा सामने, फैन ऑन है तो फैन को बंद कर दें। आंख अगर खुली हुई है तो आंख को बंद कर दें। गीला जो कॉटन या कुछ हो सकता है कपड़ा तो उसको दोनों आंख बंद करके ऐसे रख दें जिससे कि आंख के अंदर ठंडक बनी रहे। अगर एसी चल रहा है तो एसी चलता रह सकता है और सिर को थोड़ा सा एक पिलो लगा के ऊपर कर दें, ये हमको करने की जरूरत है। इसके बाद क्या करना चाहिए कि जो नियरेस्ट आई बैंक है उसको हमको फोन करने की आवश्यकता है, तो वहां से टीम आएगी और आइज लेके चली जाएगी। जैसा मैं बता रहा था कि अपने देश में कई भ्रांतियां हैं कि वो शरीर जैसा आया है भगवान ने भेजा वैसे ही जाना चाहिए, फिर आई डोनेट करेंगे तो चेहरा या बॉडी डिसफिगर्ड हो जाएगी, और फिर अगले जन्म में हो सकता है कि आंख ना रहे, अंधे ही पैदा हो, इस तरह। और अगर हम जाएंगे ऊपर तो अगर आंख नहीं रहेगी तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे ऊपर जाके। ये सब तरह तरह के मिथ हैं जिसकी वजह से आई डोनेशन का प्रतिशत काफी कम है। मुझे लगता है कि जो अब कौन इसमें कर सकता है आई डोनेट? कोई भी कर सकता है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी जेंडर कैन डोनेट आईज। हमारे देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि यूरोप या दूसरे कंट्रीज में एक बार जब डेथ होती किसी व्यक्ति की तो उसके शरीर के सभी जो पार्ट हैं, जिस जैसे उसका लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, किडनीज हैं, उनको वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती। कॉर्निया है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती, इसलिए जो उस शरीर से उपयोग में आ सकता है वो गवर्नमेंट यूज कर लेती। पर हमारे यहाँ का जो ऐसे नियम हैं कि जब तक कि उसके जो परिजन हैं उनकी कंसेंट ना हो तब तक हम बॉडी को छू भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे
कॉर्निया ही नहीं बल्कि जो डोनेशन है अदर ऑर्गन्स का, बॉडी का ऑर्गन डोनेशन बहुत कम हो पा रहा है। इवन जब ब्रेन डेथ हो जाती है, सबको मालूम है कि अब ब्रेन डेथ हो गई और ये ठीक होना नहीं है, तो भी परिजन छोड़ते नहीं, सोचते हो सकता है कोई मैजिक हो जाए, हो सकता है कोई मैजिक हो जाए और आखिर में वो जो बॉडी के पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं जो किसी के काम आ सकते हैं, वो भी उसके काम नहीं आ पाते हैं। अब कौन आँख दान मतलब किसका कॉर्निया नहीं लिया जा सकता? जैसे आपके पास एक फ़ोन आया कि हमारे घर के बाजू में किसी की डेथ हो गई, तो आपने सीधा नहीं आई बैंक को फ़ोन नहीं कर देना कि जाओ वहाँ से आइस ले आओ, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमको आई बैंक को बुलाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर किसी की मृत्यु अगर हेपेटाइटिस की वजह से हुई है, एड्स की वजह से हुई है, इन्केफेलाइटिस की वजह से हुई है, एन्सेफेलाइटिस की वजह से हुई है, रेबीज की वजह से हुई है, कोई लंबे समय तक अगर आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रहा मोर देन 24 आवर्स, या उसकी कैंसर की वजह से मृत्यु हुई है, जलने की वजह से हुई है, ऐसे कई कारण हैं जिनमें कि नेत्रदान नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि इसमें बीमारी एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से हुई है, तो फिर इसमें बीमारी जो रिसिपिएंट है उसके पास जा सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को हमको तभी बोल देना चाहिए कि बेहतर है कि आप आँखों को शरीर के साथ ही जाने दीजिए। इनका आई डोनेशन या कॉर्निया डोनेशन नहीं हो सकता है। जैसा हम सब लोग यहाँ करते हैं कि जो डोनर की फैमिली है उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं। और इसमें एक और बात है कि इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं लीगली कि किसकी हमको कॉर्निया ली है, किसको हमने ट्रांसप्लांट किया है, क्योंकि उससे कई सोशल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया था, एक मिस्टर जैन थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, उनके दोनों कॉर्निया लिए और 2 पेशेंट को डोनेट किया। किसी तरह से उनको पता चल गया तो वो उनके घर जाने लगे कि हमारे दादाजी की तो आँख लगी, इनको तो ये तो हमारे दादा का ही घर है, और इस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स कई उठ जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों में डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है कि किसका कॉर्निया किसको लग गया है। तो व्हाई डिस्ट्रॉय गॉड्स गिफ्ट व्हेन यू कैन डोनेट इट? जैसा बताया कि वो भगवान का दर्शन होगा कि नहीं, इसलिए आँख ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम सोच सकते, जब तक हमारे पास, हम जब इसी जन्म में कुछ अच्छा कर सकते हैं और हमें मालूम है कि वो जो कॉर्निया है वो एक चुटकी राख बन जाएगा और किसी को अगर उसकी वजह से नेत्र ज्योति मिल सके, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमको वो जले, इससे बेहतर है कि हम उसको किसी को डोनेट कर दें। क्योंकि उसके माध्यम से हम किसी की जो आँखों में रोशनी भर सकते हैं। तो एक ये प्रेज़ेंटेशन ऐसा था कि स्टॉप शेयर। तो मेरे ख्याल से नेत्र के संबंध में सारी बीमारियों के अलावा नेत्रदान भी काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। अगर किसी के मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मीनू जी पूछिए। सर डॉक्टर साहब एक प्रश्न पूछना। मैं मीनू कश्यप जी बताइए। दिल्ली से हूँ जी और सक्षम के साथ भी जुड़ी हूँ कुछ वर्षों से। जी जी मेरा जो प्रश्न है वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम में है। मेरी दोनों आंखों में केराटोकॉनस है। अच्छा, तो एक तो ये पूछना है कि आई डोनेशन में हम कर सकते हैं कि नहीं। पहले केराटोकोनस का इलाज बताना है कि आई डोनेशन का बताना है? केराटोकॉनस का इलाज के लिए तो मुझे, जैसे मेरा विजन तो 6/6 आ रहा है लेंसेज के साथ, चश्मे में तो मुझे बिल्कुल विजन नहीं है। मुझे लगता है कि केराटोकोनस का जो कोलेजन क्रॉस लिंकिंग ट्रीटमेंट है जी। वो आपको करा लेना चाहिए। उससे जो कॉर्निया है
वो काफी मजबूत हो जाता है। जो बीच में जो कॉर्निया की स्ट्रोमल लेयर है उसके जी। ऊपर ये कोलेजन क्रॉस लिंकिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें राइबोफ्लेविन डाई आँख के ऊपर जो है उसको ड्रॉप्स डाले जाते हैं, और अल्ट्रावायलेट लाइट जब डाली जाती है तो राइबोफ्लेविन जो है वो कॉर्नियल स्ट्रोमा को काफी स्ट्रेंथ देता है, और जी। उसकी वजह से जो केरेटोकोनस है वो आगे बढ़ नहीं पाता है, उसी स्टेज में होल्ड हो जाता है। तो हाँ। एक तो ये कर ही लेना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपका वो आप किसी कॉर्निया स्पेशलिस्ट को या किसी अच्छे आई हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो वो आपका एक ऑब स्कैन या कॉर्नियल टोपोग्राफी करके जांच करेंगे। उसमें ये दिखेंगे कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, कॉर्निया की बल्जिंग कितनी है। अगर एक निश्चित मात्रा से अगर ज्यादा कॉर्निया थिन हो जाता है तो फिर कोलेजन क्रॉस लिंकिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं रहता है। फिर केरेटोप्लास्टी से ही केरेटोकोनस को ठीक किया जाता है, कॉर्नियल डोनेशन और ट्रांसप्लांट के माध्यम से। जी, मेरे केस में मना किया है, मुझे कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए ही कहा गया है, क्योंकि अभी एज मेरी 51 प्लस है। जी। तो उन्होंने कहा है प्रोग्रेशन रोकने का तो अब कोई फायदा है नहीं। ये 23 टू 28 के बीच में, एट द एज 23 टू 28 के बीच में आपको करा लेना चाहिए था, लेकिन उस कोलेजन समय क्रॉस लिंकिंग टेक्नोलॉजी C3R का बताया क्या उन्होंने C3 आपको? हाँ जी बताइए। जी क्या करने C3R का मना किया? C3R करने के लिए। C3R करने के लिए, ओके। तो एक ज्यादा मैंने जैसे बताया कि कॉर्निया अगर ज्यादा थिन हो जाता है तो C3R कोलेजन क्रॉस लिंकिंग ट्रीटमेंट इज नॉट ए गुड ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें फिर जो डाई है वो आंख के अंदर भी जाने का चांसेस रहता है। तो वो स्टेज आ गई होगी आपको कॉर्निया की, इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। नाउ द ट्रीटमेंट इज ओनली कॉर्निया ट्रांसप्लांट, बट यू कैन वेट। अगर आपका चश्मे से काम चल रहा है तो बेटर टू कंटिन्यू विद दी स्पेक्टिकल्स। मेरा मेन प्रश्न ये है कि मैं दूसरे लोगों को कैसे सेंसिटाइज क्योंकि जब मुझे मालूम चली इस प्रॉब्लम का बहुत हो गया था, जबकि मैं चश्मा तो लगा रही हूँ 84 से, और मुझे पता चला ये प्रॉब्लम 95 में जाकर। 11 साल में कभी किसी डॉक्टर ने बताया ही नहीं था, और जब ये पता चला तो फिर कोई भी उपाय नहीं होगा इसका, क्या ये है भी कि बताया। मैंने एम्स में भी दिखाया है। जी, इसमें जो कॉर्नियल टोपोग्राफी, ऑब स्कैन, इन सब की फैसिलिटी जिस हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है वहीं पर ये चेकअप हो पाता है कि कॉर्निया की बल्जिंग हो रही है क्या। तो अगर कई बार आप सेंसिटाइज इस तरह से कर सकते हैं कि अगर चश्मा लगाने के बाद भी अगर 6 विजन नहीं हो रहा है, जी। कोई अगर चश्मे का नंबर लेने जा रहा है उसके बाद भी अगर उसको नीचे की लाइन तक नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि चश्मे के नंबर के अलावा कुछ और भी है जिसकी वजह से दृष्टि कम हो रही है। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब सक्षम से इसीलिए जुड़ी हूँ कि मैं अपने नुकसान की वजह से हाँ दीजिए मीनू जी, सही समय कर के सकूं। अभाव में हम आपके अधिक प्रश्न नहीं ले पाएंगे, और लोगों के भी प्रश्न हैं, उनका भी नहीं, निवारण एक चीज कराना। बस पूछना है कि हम सक्षम के माध्यम से बाकी सबको इस प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं, इसलिए मेरा प्रश्न था। जी जी, सक्षम के माध्यम से तो हमारे कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान में ऐसे जागरूकता वाले कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, जैसे आज चल रहा है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं। जैसे आज केरेटोकोनस की बात हुई और आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मिली, तो इस तरह से लोगों में जागरूकता हम ला सकते हैं, और ज्यादा कार्यक्रम भी हम अपने जिले के स्तर पर कर सकते हैं। जी ठीक है डॉक्टर, ठीक है। एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकती हैं कि नहीं। जी 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 जी। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट आपका ले लेंगे तो भी वो देखना पड़ेगा कि कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, उसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल काउंट होते हैं, एंडोथेलियल जो सेल्स रहते हैं जो कॉर्निया की अंदर की लेयर पर रहते हैं, और अगर उनकी सेल काउंट कम है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट आपका नहीं हो पाएगा। जी ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। अगला प्रश्न लक्षणा महाजन जी का है, जो पूछना चाहती हैं कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के ट्रेट्स क्या होते हैं और कॉमन लोगों में से कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस तो आपको दूर से ही दिखता है कि कॉर्निया में अगर ऊपर सफेदी है आंख में तो समझिए कि वो कॉर्नियल ब्लाइंड है, क्योंकि
आंख के अंदर जो काली पुतली है उसमें किसी भी पार्ट पे, चाहे वो बीच में हो या पेरीफेरी में हो, अगर किसी तरह की सफेद धब्बा आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। फिर आपको दूसरा चीज है कि आपको उससे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे आंख में ये कैसे आई। आराम से आएगा कि मेरी आंख में चोट लग गई थी, या ये मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया था, या मेरा बचपन में विटामिन ए का डेफिशिएंसी। भाई साहब आपका म्यूट हो गया है। हाँ, अभी देखिए, अभी आवाज आ रही। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए हमको दूर से ही दिखता है कि कॉर्निया उसका सफेद है कि काला है। अगर सफेद है तो फिर हमको हिस्ट्री पूछने की आवश्यकता है कि क्या आपके आंख में चोट लग गई थी, क्या आपके आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया था, क्या आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी बचपन में हो गई थी, ऐसी क्या वजह है कि ये सफेदी आई है। अगर हमको वो हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है कि हाँ हमारे आंख में चोट लगी, बहुत दिन तक आंख लाल थी, ये था, इस तरह से अगर पेशेंट बताता है तो वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का पेशेंट है और उसका रजिस्ट्रेशन कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए कर लेना चाहिए। और उसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट जिस हॉस्पिटल में हो सकता है उसमें एक बार उसका चेकअप भी जरूरी है कि उसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट से कितना फायदा मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ और प्रश्न भी है, यदि आपकी अनुमति हो तो हम हाँ देते जाइए। कुलदीप त्यागी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि 1.8 मिलियन टोटल कॉर्निया ब्लाइंडनेस है इंडिया के अंदर जी। तो जो हम क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली के सक्षम इंद्रप्रस्थ दिल्ली के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो दिल्ली में कितने हैं और कितने डोनेशन से हम दिल्ली को कम से कम कॉर्निया अंधत्व मुक्त कर सकते हैं? देखिए, दिल्ली में ज्यादातर जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो अर्बन एरिया में कम है, रूरल एरिया में ज्यादा है। और अर्बन एरिया में अगर कोई रहता है तो निश्चित रूप से वो पहले से भी कहीं ना कहीं दिखा चुका रहता है, जैसे दिल्ली जैसे सिटी की अगर बात करें तो। दूसरी बात, दिल्ली का एकदम फिगर आउट करना कि इतने परसेंट वहां पर है, इसके लिए हमारा जो कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान का जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस सर्वे है उसको आपको बस्ती, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग में या जो बड़े ऑफिसर्स हैं वहां तो सर्वे बहुत मुश्किल है, पर एटलीस्ट जो सेवा बस्ती हैं जहाँ पे स्लम्स हैं, ऐसे एरिया में जाके हम केंद्रित करके कि ये 10,000 घरों में, 5,000 4,000 घरों में हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का सर्वे करेंगे और इसमें जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हमको मिलेगी उनका हम केरेटोप्लास्टी भी करवाएंगे। तो ऐसा एक फोकस्ड काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न रविंद्र कुमार जी की तरफ से है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इस टाइम 100% लोगों को जरूरत है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि लुब्रिकेंट का ऐसा कौन सा ऑइंटमेंट या ट्यूब है जो आप बता दें कि हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि कंप्यूटर है और फोन है, लगभग सब यूज कर रहे हैं और काफी समय तक करते हैं। और कितने साल के बच्चे से कब बड़ा तक दिया जा सकता है? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस तरह की अवेयरनेस क्या हम, मैं सक्षम से शादर जिलाध्यक्ष हूँ, क्या हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को ऐसा दिया जा सकता है कि हम स्कूलों के अंदर या कहीं पे भी इस तरह की अवेयरनेस जैसे कि आपने दी तो हम भी जाके दे सकें? जी जी जी। एक तो मैंने एक आई ड्रॉप इसमें लिखा है, हालांकि आई ड्रॉप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप कोई भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लें, पर एक सामान्यतः जो आई ड्रॉप सब जगह मिल जाता है, ऐसे मैंने आई ड्रॉप आपको चैट बॉक्स में लिख दिया है तो वहां से आप देख लीजिएगा, रिफ्रेश टीयर आई ड्रॉप है, तो ये लेने की जरूरत है। दूसरा, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में एक चाहें तो सक्षम के माध्यम से एक बुकलेट प्रिंट करा सकते हैं, जैसा मेरी प्रेजेंटेशन में कई चीजें आई हैं कि बीच बीच में किस तरह से रेस्ट करने की जरूरत है, कितनी देर के बाद रेस्ट करना चाहिए, और अननेसेसरी यूज ऑफ इंटरनेट नहीं करना चाहिए। जनरल तौर पे इंटरनेट एक ऐसा सी है कि जब उसमें जाते हैं तो कुछ और देखने लगते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं और कई घंटे बैठे रहते हैं। इसलिए कुछ सावधानियां कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने की हम उस लीफलेट में प्रिंट करवा सकते हैं और उसको सक्षम के माध्यम से स्कूलों में या कॉलेजेज में
या जो कंप्यूटर यूजर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, निश्चित रूप से उससे एक अवेयरनेस डेवलप होगी। जी जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न डॉक्टर मोरिंगथेम जी की तरफ से है, प्लीज अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर मोरिंगथेम जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, सबको प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार पवन जी और हमारा सविता और देवेंद्र जी। ये जो मेरा सवाल भी है और आग्रह भी है जी। मैं आज से 15 साल पहले मेरा नेत्रदान कर चुका है। आज इसी कार्यक्रम में वो 62 लोग शामिल हुए हैं। ये सब के सब नेत्रदान कर चुका है क्या? वो कल ये सबके घर घर में दौड़ नोक करके उनको नेत्रदान करवाना चाहिए, करना ही है। और क्या क्या अंग हम नेत्रदान करवा सकता है, तो मैं भी तैयार हूँ, करेंगे और उसके लिए मैं रेडी हूँ। ये सबसे आग्रह करता हूँ। ये जो 62 लोग जो है कल के कल ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, सबने नेत्रदान कर दिया है। ये ही मेरे बात। नमस्कार। नमस्कार। एक तो ये है कि जो हम ये नेत्रदान का जो पत्र भरते हैं, इसका मुख्य मकसद रहता है एक अवेयरनेस डेवलप करना। क्योंकि हमने अगर नेत्रदान का एक फॉर्म भरा है, किसी एक नेत्र बैंक में जमा किया है और वो नेत्र बैंक की अलमारी में कहीं पे रखा हुआ है और उस व्यक्ति की जो डेथ है वो दिल्ली में रहता है, मथुरा में जाके हो गई या दिल्ली में किसी दूसरी कॉलोनी में जाके हो गई, तो वो नेत्रदान का जो फॉर्म है वो किसी को नहीं मालूम कि उसने नेत्रदान की घोषणा की थी, और ना वो फॉर्म चीख के बता सकता कि अरे मैं यहाँ हूँ और इनका नेत्रदान करवाओ। तो जितने भी हमारे आई डोनेशन के फॉर्म भरे जाते हैं, दिस इज ओनली टू जनरेट दी आई डोनेशन अवेयरनेस। तो इससे ज्यादा जरूरी है कि जब हम नेत्रदान फॉर्म भरते हैं तो हम अपने उसमें कॉलम भी रहता है कि हमने घर के लोगों से उसमें दस्तखत करवाएं, अपने दोस्त से करवाएं, और हमको अपने आसपास के लोगों से ये बता के रखने की जरूरत है कि भाई कभी अगर ऐसा मौका आता है तो मेरा नेत्रदान होना ही चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों से बोल के रखें। नेत्रदान फॉर्म भरने से सिर्फ ये रहता है कि हाँ एक नेत्रदान होता है, नेत्रदान करना चाहिए, इसके बारे में एक निश्चित रूप से जागरूकता होती है। और आपका आग्रह बहुत अच्छा है कि ये जो इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं इनको नेत्रदान का एक संकल्प लेना चाहिए और नेत्रदान फॉर्म भर के और सक्षम के पास जमा करना चाहिए। जी।